ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना। आज तो आंखें खुल गई होंगी अच्छी खासी आज क्लास में, है ना। गेम खेल ली। चलो अब अपने गेम खेल के माइंड तो रिफ्रेश हो ही गया होगा, है ना। अब अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे जो चैप्टर होने वाला है ये वो है जहाँ पे आप ऑफिस में काम भी करते हो। जब आपने ऑडिट कर ली किसी कंपनी की, ऑडिट रिपोर्ट तो दोगे ना, तो ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो ऐसे 700 सीरीज ने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसमें क्लाइंट के नेम चेंज कर देते हो, ईयर चेंज कर देते हो। होता क्या है, जैसे एक कंपनी है, इस साल ऑडिट करी, किसी और कंपनी की करनी है, एक्सेल में एमएस वर्ड में यही आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है, उसी में क्लाइंट का नेम चेंज कर देते हो, ईयर चेंज कर देते हो, अदरवाइज फॉर्मेट सबके पास फिक्स बना ही हुआ है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट आपको इश्यू करनी है, ऐसे 700 सीरीज आपको बताता है कि इस अकॉर्डिंग आपने ऑडिट, ऐसे 700 मेनली ये बताता है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है। फिर ऐसे 700 आपको बताता है कि उस ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, और वो फॉर्मेट ऐसे 700 में दिया गया है। क्लियर है। तो एक दो रिक्वायरमेंट दी गई, एक ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है, सेकंड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। दो कौन कौन से इश्यूज निकल के आए, इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट एंड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले तो यही लिख लो, ऑडिट रिपोर्ट में 700 सीरीज पॉइंट नंबर 1, 700 सीरीज पॉइंट नंबर 1, इश्यू ऑडिट रिपोर्ट, इश्यू ऑडिट रिपोर्ट, एंड पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर हमें इसका नाम ऑब्जेक्टिव बताओ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि फॉर्मेट सेम क्यों बताया गया है। क्योंकि देखो जो मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनको जल्दी चीज समझ में नहीं आती यहाँ पे, इसलिए इन्होंने 2 या 3 पेज का ऑडिट फॉर्मेट बता दिया। कहते वहीं पे आप देख लेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल स्टेक होल्डर्स होंगे जरूरी नहीं है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, उनको सिर्फ ये तो पढ़ना आ जाएगा कि सब ठीक है कि नहीं, लेकिन जो पीछे अपने डिटेल्स या एनेक्सर्स लगाए हुए हैं वो तो उनको समझ में आएंगे नहीं। तो अगर CA1 कोई और ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है, CA2 किसी और फॉर्मेट में, तो अगर अलग अलग फॉर्मेट में इशू करेंगे तो इंडिया में पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं बनेगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी एंड वीजा विज ट्रांसपेरेंसी, ताकि यूनिफॉर्मिटी जब सेम है तब आपको रिपोर्ट भी सेम फॉर्मेट में इशू करनी है, सामने वाला उसको जल्दी समझ भी सकते हैं। तो पूरे ऐसे 700 सीरीज में देखा जाए 6 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से एक कट हुआ है न्यू सिलेबस के लिए। तो आपके पास बाकी क्या रह गए, 5, 700, 701, 705, 706, 710, और ओल्ड सिलेबस वालों के लिए 720 भी है। ठीक है, ओल्ड वालों के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड भी है, आप भी लिख लो एक बार के लिए ताकि पता तो हो। और यहाँ पे लिख देना ओनली फॉर ओल्ड, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, ताकि पता होना चाहिए कि होते 6 स्टैंडर्ड्स हैं, वो होता है अदर इंफॉर्मेशन वगैरह को लेके। तो हमें है नहीं तो अपन पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ इतनी अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि 6th स्टैंडर्ड ऐसे 700 सीरीज का लास्ट वाला हट गया है। तो पहले अपन नाम याद करेंगे, 700 है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, क्योंकि ऐसे 700 की सीरीज आपको बोल रही है रिपोर्ट इश्यू करो, रिपोर्ट इश्यू करोगे तो ओपिनियन भी तो दोगे ना, ओपिनियन यानी कि सब ठीक है कि नहीं है। एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस, रिपोर्टिंग मतलब फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, रिपोर्टिंग करना मतलब आपको रिपोर्ट इश्यू करनी है और फॉर्मेट बताया जा रहा है। तो ऐसे 700 का नाम फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस। 701 कम्युनिकेटिंग कैम, की ऑडिट मैटर्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो कैम। ये आज से 2 साल या 1 साल पहले ही आया है, तो कैम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेटिंग कैम इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कम्युनिकेटिंग कैम की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर आता है 705 मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन समझते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन। मॉडिफिकेशन ये सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा था, दमसराज का हैंगओवर उतार दो बच्चों। तो मॉडिफिकेशन मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन 3 तरह के, QO, DO, AO, QO, DO, AO। फिर आता है 706, 706 कहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सर ये याद रखना है, EMP, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EMP एंड OMP, अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसका मतलब बन गया 706 का EMP एंड OMP।
710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये बस नाम थोड़ा सा अजीब है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसके दो सब पार्ट हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के, पहला कोरिस्पोंडिंग फिगर, दूसरा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कोरिस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से 500 स्टैंडर्ड के नाम मैं एक बार बोलता हूँ, देखो याद रखते हैं। 700, 701, 5, 6, 10। 700, 701, 5, 6, 700 फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएफ, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएफ। 701, ठीक है, कम्युनिकेटिंग कैम इन द ऑडिट रिपोर्ट। 705 मॉडिफिकेशन इन द मॉडिफिकेशन यानी कि इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। 706 ईएमपी एंड ओएमपी इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आईएआर। और उसके बाद 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कोरिस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसका थोड़ा सा नाम, चलो ऐसे 700 शुरू करते हैं। फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस। स्कोप क्या है इसका, कह रहे हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले बोल रहे हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कि यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट इज मस्ट, इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट इज मस्ट। और दूसरा क्या बोल रहा है ये, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इसके ब्रैकेट में लिखो दैट इज फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड जो ये है बुलेट, इसके ब्रैकेट में लिखो दैट इज फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो दो चीजें आई, पहला वही जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, इशू ऑडिट रिपोर्ट यानी कि ओपिनियन पेश करना ही करना है। सेकंड फॉर्म एंड कंटेंट, फॉर्म एंड कंटेंट एक तरह से फॉर्मेट हो गया। चले, ये स्कोप आपका था पहला, ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव। तो कह रहे हैं ऐसे 700 बनाया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फॉर्म करना है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एफएस बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस। कहते हैं ऑडिट एविडेंस से जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर दो, तो इसी को सर्कल कर दो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन, और सेकंड है एक्सप्रेस क्लियरली दैट रिटन रिपोर्ट। दूसरे में कह रहे हैं कि रिटन रिपोर्ट देना, ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ ओपिनियन, इसको बोलते हैं बीओपी। ठीक है, तो दो चीजें आई, ओपिनियन फॉर्म करना है, सेकंड में रिटन रिपोर्ट, और साथ में बेसिस भी बताना है। बेसिस यानी कि लिखो रीजन, कि अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो या क्लीन ओपिनियन दे रहे हो तो उसका बेसिस भी बता देना। ट्रू एंड फेयर व्यू अगर नहीं है तो उसका बेसिस बता देना। स्कोप में क्या था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड फॉर्म एन कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव में बताया फॉर्म एन ओपिनियन सेम था, और दूसरा बताया रिटन रिपोर्ट होनी चाहिए, और बेसिस भी बता देना। बेसिस यानी कि उसका रीजन। मीनिंग ऑफ जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क। जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क में दो चीजें आती हैं, एक आती है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एफपीएफ, और ये सीएफ। एफपीएफ और सीएफ। मीनिंग ऑफ जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क, देखो कई बार ये वाला शॉर्ट नोट में आ सकता है आपको, कि अगर वो आपसे वो चीज पूछना चाहते हैं ना, कोई डेफिनेशन या कोई रट्टे वाली चीज, तो ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज ऐसे 700 की सीरीज में इतना कुछ आता है आपके पास, तो ये जनरली ये जल्दी जल्दी नहीं पूछते, क्योंकि ऐसे 700 सीरीज में पूछने के लिए बहुत कुछ है। आप ये लगा के चलो पूरे ऐसे 700 सीरीज, यही चैप्टर 6 to 12 मार्क्स पेपर में आता है। तो वेटेज लिख लो स्टार्टिंग में 6 से 12 नंबर की, 6 से 12 नंबर। ये जो 6 से 12 नंबर बोलता हूँ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और डिस्क्रिप्शन ओवरऑल मिला के बोलता हूँ, ठीक है। तो 6 से 12 नंबर का आ सकता है। तो जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क देखते हैं। अब एफआरएफ डिजाइन, अब एफआरएफ क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि इसको सबसे सिंपल शब्दों में मैं बोलता था कुछ अकाउंटिंग के रूल्स, अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशंस। एफआरएफ डिजाइन टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर। तो ये तो होता है जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क का मीनिंग। जर्नल का मतलब क्या होगा, सिंपली सबको समझ आ जाए, तो उसकी डेफिनेशन भी तो यही है, एक एफआरएफ डिजाइन किया टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स। देखना ये वाली लाइन याद रखो, जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क का मीनिंग है ये। जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क का मीनिंग है टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स। यूजर्स में कौन कौन आ सकता है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्वेस्टर्स, कोई भी। हाँ, तो इसके बीच में अब सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर हम बताना चाहते हैं जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क में पहला फेयर प्रेजेंटेशन। मुझे बताओ फेयर प्रेजेंटेशन में क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, ठीक है। तो मेनली इसका मतलब होता है, इसका क्रक्स जो होता है ट्रू एंड फेयर व्यू।
फेयर प्रेजेंटेशन की क्या सब कुछ कंपनी में जो हम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, उन्होंने फेयरली प्रेजेंट किया हुआ है कि नहीं। रेफर टू दोज एफआरएफ दैट रिक्वायर कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क को ना कंप्लाई कर लेना, टेक्निकल कुछ नहीं है, ये उसी सेंटेंस को बोल रहे हैं। और एक्नॉलेज दैट मैनेजमेंट में नीड टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दोट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ। एफआरएफ जो डिस्क्लोजर बता रहा है वो तो मैनेजमेंट बताए, तो ये भी देख लेना अगर उसके अलावा कुछ और जरूरी हो वो भी बता दें, ताकि आपको रिपोर्टिंग करनी है। मैनेजमेंट में डिपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। कह रहे हैं किसी किसी केस में मैनेजमेंट डिपार्ट यानी कि उस एफआरएफ से पीछे हट सकती है। क्यों? ताकि फेयर प्रेजेंटेशन का टारगेट अचीव किया जा सके, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू का। ये आपको थोड़ा सा जान के दुख होगा, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। कम इंपॉर्टेंट है, कम चांसेस है, लेकिन इसका शब्द ऐसे हैं फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस, तो शब्दों पे हो सकता है डेफिनेशन पूछ ली जाए, अगर आएगी तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगी। तो जो ये रिस्क है 2 नंबर का है, आप याद करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का क्रक्स क्या निकलने वाला है? ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला तो कह रहे हैं दोज एफआरएफ, क्योंकि ऊपर से चल रही है एफआरएफ डिजाइन वाला, तो कह रहे हैं ये वो एफआरएफ हैं जो आपको रिक्वायर है कंप्लायंस कि आपको करने ही करने हैं। दूसरे में कह रहे हैं मैनेजमेंट से एक्नॉलेज ले लेना कि कुछ कुछ एफआरएफ वो भी अचीव करें जो एफआरएफ के बियॉन्ड जाके आ रहे हो। पहला पॉइंट यही था मैनेजमेंट एक्नॉलेज का, कह रहे हैं कि कुछ अगर बियॉन्ड एफआरएफ जा रहे हैं वो भी पूरे करो। और दूसरे में वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो डिपार्ट करना चाहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन टारगेट को अचीव करने के लिए, तो वो भी डिपार्ट भी कर सकते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में पहला देखो पॉइंट लिखो सेम, कह रहे हैं दोज एफआरएफ विच रिक्वायर कंप्लायंस। वाओ, विच रिक्वायर कंप्लायंस, क्योंकि बनाए हैं ना हमने एफआरएफ, तो एफआरएफ बनाए हैं, अकाउंटिंग रूल बनाए हैं, तो कंप्लाई करना, चाहे वो एफआरएफ वाले हो चाहे वो सीएफ वाले हो। बट डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एफआरएफ। ये तो बड़ा ही आसान है सर, तो पहले ही तो था थोड़ा सा हार्ड, वो भी बोल बोल के हार्ड बना दिया, अदरवाइज इतना हार्ड था भी नहीं। डन। तो सीएफ में क्या आया है? सीएफ में पहला आया है कि रिक्वायर कंप्लायंस, दूसरे में बोला जो पे मैनेजमेंट एफआरएफ में ऊपर एफआरएफ था एफपीएफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में वो एक्नॉलेज नहीं करेगा। जहां पे एक्नॉलेज नहीं कर रहा वो कंप्लायंस में आ जाएगा, जहां पे एक्नॉलेज कर रहा है क्या कि ट्रू और फेयर व्यू फेयर प्रेजेंटेशन के टारगेट को अचीव करना है, वो ऊपर आ जाएगा। बस गंदे वाले टॉपिक खत्म। फोर्थ, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन एफएस। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ एफएस, तो सबसे पहले आपको देखना है जब आपको रिपोर्टिंग इशू करनी है, रिपोर्ट इशू करनी है, तो क्या करना है? एस 700 रिक्वायर ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन वेदर एफएस इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, क्योंकि अभी भी ऊपर पढ़ के आओ। सबसे पहले इसमें सर्कल करो शैल फॉर्म एन ओपिनियन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ऑडिटर को ये देखना है कि मेरे को जो ओपिनियन देना है ना, सबसे पहले तो बोला एस 700 ने देना है किसके अकॉर्डिंग? एफआरएफ के अकॉर्डिंग, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन। सेकंड में ये देखना है कि जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि एफएस जो है फ्री फ्रॉम एमएमएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। थर्ड में है कि एफएस एडिक्वेटली डिस्क्राइब या डिस्क्लोज द एप्लीकेबल एफआरएफ। देखा जाए फिर से लिंक है, पहले पॉइंट में बोला कि मेरे को एफएस के ऊपर ओपिनियन देना है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तीसरे में बोल रहे हैं क्या उस एफएस वाले ने एफआरएफ को डिस्क्लोज या डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैं कौन सी पॉलिसी ले रहा हूं, मैं गोइंग कंसर्न हूं कि नहीं, एसएलएम ले रहा हूं कि डब्ल्यूडीवी ले रहा हूं, वही तो होते हैं एफआरएफ, सारे अकाउंटिंग की वो पॉलिसीज मेथड्स। उसके बाद आ रहा है चौथा पॉइंट, कह रहे जो अब अपने ओपिनियन पेश करना है तो कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, क्या आपको सारे एसए मिल चुके हैं और सारी जो अनकोरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कुछ अनकोरेक्टेड वो मटेरियल तो नहीं है कहीं, क्योंकि ऊपर आपने क्या बोला था सेकंड पॉइंट में फ्री फ्रॉम एमएमएस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो, क्या क्या कंसीडर कर रहे हो? सारे एसए मिल चुके और कुछ अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, वो मटेरियल तो नहीं है। पहले मैं 4 पॉइंट जल्दी से फिर से याद करता हूं, है क्या? फॉर्मिंग एन ओपिनियन, पहले में बोला शेल और एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, दूसरे में बोला रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, फ्री फ्रॉम रोमअप होना चाहिए, तीसरे में कह रहे हैं एफएस डिस्क्लोज करे एज पर एफआरएफ, यानी कि एफआरएफ को डिस्क्लोज कर दो। चौथे में है 2 पॉइंट को कंसीडर कर लेना, एसए मिल गए और जो अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है कि नहीं है ये भी बता देना। इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर से सेम आएंगी, क्या एफएस डिस्क्लोज कर रहे हैं सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, लीफो, फीफो, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना एक्चुअल में सबसे लास्ट में आपको दिया होता है
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिलायंस की या इन्फोसिस की किसी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो लास्ट में जब आपके पास बैलेंस शीट बन चुकी होती है, फिर अनेक्स्चर्स होते हैं, अनेक्स्चर के बाद आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखी होती हैं। तो कल दिखाऊंगा, आज नहीं दिखा सकता। अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड एक ही बात है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये हमेशा शब्द आता था, बड़े दिनों के बाद आ रहा है लेकिन हमेशा आता था। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, क्या अप्लाई की उसको डिस्क्लोज कर दो और कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो। एसएलएम अप्लाई कर रहे हो तो एसएलएम ही अगले साल भी फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तीसरा, कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ हमेशा शब्द होगा रीजनेबल। जैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ होता था एसटीडी, ऐसे ही रीजनेबल इसके साथ होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ रीजनेबल, ठीक है। और ऊपर क्या था अपने पास, अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके साथ होता है कंसिस्टेंट वर्ड। तीसरा है, क्या जो इन्फॉर्मेशन आपने एफएस में प्रेजेंट किया वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। एफएस प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। डिस्क्लोजर्स को सर्कल कर लो कि क्या इस हिसाब से आपने अरेंज किया हुआ है, सामने वाले को समझ में आ सके। और पांचवा है, टर्मिनोलॉजी यूज्ड एंड टाइटल ऑफ ईच एफएस इज एप्रोप्रिएट, तो टर्मिनोलॉजी एप्रोप्रिएट है कि नहीं। पांचवा पॉइंट याद नहीं होता तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, जल्दी से इसको अपन याद करते हैं। क्या क्या पॉइंट निकल के आए हैं फॉर्मिंग और ओपिनियन में। ऑडिटर को अगर एप्लीकेबल एफआर, अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये पांचवी लाइन जो दिखी हुई है ना, इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ व्हाट ऑडिटर शुड कंसीडर, तो आपको ये लिखना है पहला, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अप्लाई कर रहे हैं एफआरएफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप अप्लाई कर रहे हो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तीसरा, अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं। फोर्थ में इंफॉर्मेशन रेलिवेंट, रिलेबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। पांचवा आप छोड़ देते हैं कि फैक्ट ही कंसीडर करने हैं। और सिक्स्थ में टर्मिनोलॉजीज अगर आप अपनी यूज कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो यहाँ आप बीच में उर्दू शुरू कर दो, सामने वाले को समझ ही ना आई, इसलिए तो इन्होंने रिपोर्ट का फॉर्मेट ही बता दिया। पांचवा पॉइंट, वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफपीएफ। एफपीएफ समझ गए, कंप्लायंस पूरा करना है, मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट लेनी है, डिपार्ट या बियॉन्ड वाला पॉइंट। तो कह रहे हैं ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट वेदर एफएस अचीव ट्रू ये फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं, उसका कंटेंट ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे आपके पास वर्ड आ रहे हैं, एफएस इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स रिप्रेजेंट अंडरलाइन ट्रांजैक्शन अचीव फेयर प्रेजेंटेड, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव। तो कह रहे हैं एफएस जो है आपकी एफपीएफ के अकॉर्डिंग, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ऑडिटर को ये श्योर करना है। कैसे, क्या ओवरऑल प्रेजेंटेशन, क्या ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो एफएस मेरे को मिल रही है और उसका कंटेंट वो चेक कर रहे हैं। दूसरा, आपको रिलेटेड नोट्स जो मिल रहे हैं या कोई अंडरलाइन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हैं वो फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। पहले में बोला ओवरऑल, ओवरऑल यानी कि बैलेंस शीट पीएनएल या पूरा ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे। दूसरे में बोला कोई ट्रांजैक्शंस, कोई इवेंट्स, कोई रिलेटेड नोट्स, वो भी फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करें। फेयर प्रेजेंटेशन का सिनोनिम्स होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट, अब आ रही है असली बातें मजेदार, वो थ्योरी वाले पॉइंट्स अब थोड़े कम आएंगे, अब अच्छे खासे पॉइंट आएंगे। फॉर्म ऑफ ओपिनियन, एक होता है क्लीन, एक होता है मॉडिफाइड। तो एक होता है आपके पास क्लीन, ये होता है आपके पास क्लीन ओपिनियन। दूसरा आपके पास है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन में तीन आ जाते हैं, क्यूओ, एओ, डीओ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन आपको देना है, क्लीन ओपिनियन जो है ना इसको लिखो एज पर एस से 700, एज पर एस से 700। और मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस से 705। यहां पे तो ये डेफिनेशन बता रहा है कि देना कब कब है, लेकिन अगर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है तो ऐसे 706 के अकॉर्डिंग देनी है। वहां पे जो वो थोड़ी 705 के अकॉर्डिंग थोड़ी वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं वहां पे, ठीक है। अनमॉडिफाइड क्लीन कह रहे हैं shall express unmodified opinion whether auditor concludes that FS are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF, that is true and fair। देखना शब्द याद रखना, ये वाले क्या है, auditor shall express an unmodified opinion when he concludes that FS is prepared in all material respect
इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल। ये जो लाइंस हैं ये आपको रीड करनी है। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट FS are prepared, FS is prepared in all material respect as per the applicable FPF नहीं है यहाँ पे, FRF है। वो FPF के तो वो जो 2-3 ऊपर बॉक्स आ गए खत्म, अदरवाइज चलेगा FRF ही। FRF मतलब अकाउंटिंग रूल्स वगैरह। इसमें AS हो सकते हैं, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट हो सकता है, SLM WDB मेथड्स के बारे में सब कुछ हो सकता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो सकता है। उन सभी को कंबाइंड एक शब्द में बोलते हैं FRF। पेपर में आपको क्या लिखना है? FRF नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। टेस्ट में क्या लिखना है? FRF जी नहीं, वहां पे भी टेस्ट में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FRF। एक बार फिर से इसकी वर्डिंग में याद करूंगा। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट FS इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर से एक बार, ऑडिटर कंक्लूड्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। मॉडिफाइड ओपिनियन कह रहे हैं ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। सर आप तो सच बोल रहे थे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरे को मैंने स्टैंडर्ड ज्यादा बार पढ़ लिया, इसलिए मेरे को पता है कि वो 705 में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ है। मॉडिफाई देना है तो ऐसे 705 के अकॉर्डिंग। कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड FS आर नॉट फ्री फ्रॉम MMS लिख लो चाहे रोमम लिख लो, या फिर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन। ये दो केस आपको याद रखने हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। सिर्फ दो ही केसेस आएंगे जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, अदरवाइज हमेशा क्लीन ओपिनियन। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आ जाए, या तो FS इज नॉट फ्री और दूसरा अनएबल टू ऑब्टेन। जब मेरे को एविडेंसेस ही नहीं मिले, ये तो बहुत ही खतरनाक केस है। सेकंड वाला तो मेरे को तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, तो तब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, या फिर जब सब ठीक नहीं है। ए पॉइंट को मैं ये बोल सकता हूं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। पक्की बात है, क्योंकि आप बोल रहे नॉट फ्री फ्रॉम, तो लिखो दैट इज MMS एग्जिस्ट, यानी कि गलती है। लिखो दैट इज MMS एग्जिस्ट, यानी कि गलती है। और दूसरे में एविडेंस ही नहीं मिले, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ पे एक चार्ट है, वैसे मैं चाहता हूँ वो भी बनवा दूं, वरना ऐसे 706 में बनाना पड़ेगा, 705 में बनाना पड़ेगा। एक सेकंड को अभी बना लेते हैं। आ गया ऑडिटर रिपोर्ट, क्योंकि आपको फिर पता होना चाहिए ना QO कब देना है, AO कब देना है, DO कब देना है। तो आप अभी करेक्ट कर ही लेते हैं, अदरवाइज ना आप रीजन क्या है, क्योंकि लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, चार्ट हम इसका बना लेते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन का। ऐसे 705 मॉडिफाई ओपिनियन है ना। क्या कर दिया है, ये को बोल रही है अपनी जो खाते हैं तो मैं नहीं है, मेरी मांगूंगी, मैं मांगूंगी। हां, मैं तेरे को बोला था कि तू खा ले, वो दे देगा पेन नहीं दे दे तो भी देता है, खत्म हो गया। मेरा ये नहीं मेरा अच्छा तो ये दिन मारते थे, और मेरा भी ऐसा ही है। मैंने तेरे को देने लगी थी, तुम खा लो। देखो देखी नहीं पति ऐसे बोलती है बताना। पहला पॉइंट क्या था? मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट।
ठीक है, ये बनाओ ऐसे 705 मॉडिफाई ओपिनियन। पहला तो बेसिस है, यानी कि पर्टिकुलर भी आप इसको लिख सकते हो अपने अकाउंटिंग की तरह, मैंने बेसिस लिख दिया। दो ही बेसिस अभी आपने देखे पढ़े, एक बेसिस था नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, और अनेबल टू ऑब्टेन एससी। एक तो आपको ये देखना है अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होती है, साथ साथ फिर आपको उसके इफेक्ट चेक करने हैं। अब सबसे पहला मैं फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी कि गलती है। गलती है तो आप इसके ना इफेक्ट देखो, क्या इसके इफेक्ट मटेरियल है? मटेरियल होता है अच्छे खासे इंपॉर्टेंट। मटेरियल का टेक्निकल वर्ड होता है विच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ यूजर्स, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। दूसरा है मटेरियल प्लस परवेसिव, मतलब मटेरियल तो है प्लस परवेसिव, और भी खतरनाक। परवेसिव मतलब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और भी ज्यादा डेंजरस। तो अगर तो एमएमएस एग्जिस्ट करती है, यहां से आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते। जब भी आपको ऐसे 705 में क्वालिफाइड ओपिनियन देखना है ना, तो पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कोई एक पॉइंट फॉल कर रहा है, तो आपको पहले पॉइंट पे एमएमएस एग्जिस्ट करती है, साथ साथ आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच चलोगे, स्टेप 2 पे पहुंचोगे, क्या उसके इफेक्ट है। अगर मटेरियल है तो आपको देना है क्यूओ, क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर मटेरियल प्लस परवेसिव है तो देना है एडवर्स ओपिनियन, एओ, एडवर्स ओपिनियन। दूसरा पॉइंट है आपके पास अनएबल टू ऑब्टेन एसएएई, अनएबल टू ऑब्टेन एसएएई, तब दोगे क्यूओ। दूसरा सीन देखो, अनएबल टू ऑब्टेन, एक तो आपको एविडेंसेस नहीं मिले, आप चेक करने गए कैश बुक, इनका ना कैश आ रहा है करोड़ों में, आपने बोला हमें कैश बुक दिखाओ, हम चेक करना चाहते हैं, कहते कैश बुक तो है नहीं भाई, कैश पैसा कैसे पड़ा इतना ज्यादा, तो उनके पास कैश बुक है नहीं, उसने दिखाई नहीं, और आपको लग रहा है करोड़ों रुपए आया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा ही स्कैम होने के चांसेस हैं। एक तो आपके पास देखो, पहली बात आपको ये याद रखनी है, डेटा नहीं है आपके पास, डेटा नहीं है, और उसके इम्पैक्ट आप एस्टिमेट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, उसके इम्पैक्ट सिर्फ मटेरियल नहीं है, मटेरियल प्लस परवेसिव है, तो ये बहुत ही खतरनाक केस है डीओ। तो इसको आप लिखोगे मोस्ट डेंजरस केस। इसमें मतलब सबसे छोटा क्यू होता है, उससे बड़ा एओ फिर डीओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे आप इसको दूसरे सिनेरियो से भी बोल सकते हो, पहला क्यूओ फिर अच्छा क्यूओ, ए और डीओ, हाँ, लेकिन सबसे जो डेंजरस रहने वाला है वो अनएबल वाला रहने वाला है, अनएबल के दोनों कॉम्बिनेशन ही। अब देखो याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, डिफाइन डीओ, दो बार ही, एक बार क्वेश्चन कंपलसरी में आ गया था, एक बार लास्ट वाले में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सीधा यही क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में 4 नंबर का, डिफाइन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपका आंसर कैसे शुरू होगा, एज पर ऐसे 705, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है इफ डीओ कब देना है, व्हेन द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एसएई, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट्स आर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, परसुएसिव नहीं परवेसिव, परसुएसिव अलग चीज थी, ये परवेसिव है, परवेसिव। तो आपको उस सिनेरियो में क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, और वो भी डिस्क्लेमर वाला। तो क्वालिफाइड वर्ड लिखना भी नहीं है पेपर में, क्योंकि यहाँ पे तो अब आप टेक्निकली पहुंच ही गए, क्योंकि क्वालिफाइड तो फिर देखो चेंज हो जाएगा सिनेरियो, ये तो वही है आपकी मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो यहाँ पे वैसा तो चलेगा नहीं, कहीं पे एक में फॉल कर रहे हो तो क्वालिफाइड अगर आपने वर्ड यूज किया तो डिस्क्लेमर छुप जाएगा। अदरवाइज क्वालिफाइड या मॉडिफिकेशन वर्ड आप सिर्फ यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको सिर्फ निकालना है ये बेसिस में, किन केसेस में हम क्या दे सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन यानी कि मॉडिफिकेशन। लेकिन कौन सा मॉडिफिकेशन, फिर आपको ये चार्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर तो रोमम एग्जिस्ट करती है उसके इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्यूओ, अनएबल टू ऑब्टेन है उसके इम्पैक्ट मटेरियल है क्यूओ, यानी कि यहाँ से याद सर हम तो बड़े इजीली कर सकते हैं, अगर सिर्फ मटेरियल वाले हुए तो क्यूओ है। सबसे डेंजरस भी याद हो जाएगा, अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस एंड इफेक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव, तो डीओ बचा कौन सा, एओ का मतलब रोमम है, इम्पैक्ट एम प्लस पी है, इम्पैक्ट एम प्लस पी है, ये था आपके पास। तो वैसे 706 में आपको थोड़ा 705 में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और मेरे को ये करवाना इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी रेफरेंस 700 701 में भी आएगी। ऑडिटर रिपोर्ट, तो कह रहे हैं ऑडिटर रिपोर्ट जो आपने बनानी है इन अकॉर्डेंस विद द एसएस बनाना, एज पर लॉ और रेगुलेशन बनाना, एज पर एसए और आईएएस से बना लेना, ठीक है। चलो अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट इट कवर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो इसको लिखो एलिमेंट्स और इसको लिखो लर्न एज इट इज, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और हम इसको लिखेंगे लर्न एज इट इज। एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट समझ रहे हो ये क्या है,
फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये एलिमेंट्स है जो है ये है फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसको ऐसे ही याद रखना है जब भी आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 इसको डालते चले जाना। पॉइंट नंबर 1, उस ऑडिट रिपोर्ट कौन किसको दे रहा है? ऑडिटर्स कंपनी को, यानी कि अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो मेंबर्स को, जिन्होंने उसको अपॉइंट किया, तब तो कंपनी ऑडिट कर चुके हो। तो सबसे पहले जब वो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा ना, 2 पेजेस की बनती है खाली, फॉर्मेट डिसाइड है, तो उसमें सबसे पहले ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पेज टर्न करो आगे आगे, 128, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ये आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आपका लिखो, इसको बोलते हैं अपन टाइटल, यही है टाइटल। साथ साथ उसको कोरिलेट करते चले जाओ। तो पहला एलिमेंट आपका क्या था? टाइटल। सेकंड एलिमेंट में लिखा हुआ है एड्रेसी। एड्रेसी ये है, देखो ये है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब होता है किसको दे रहे हैं, तो लिखा हुआ है टू द मेंबर्स, ना कि टू द कंपनी, क्योंकि यू वॉज अर्लियर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स एट एजीएम। पहले 2 आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। ऑडिट रिपोर्ट में नंबरिंग नहीं करनी है आपको, नंबर 1 नंबर 2, वैसे आपको बताया गया कि ये चीज आपको फॉलो करनी है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एक फॉर्मल वे में। तो पहला हो गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई भी रिलायंस की रिपोर्ट उठा के देख लेना है, किसी की भी, पहले आपको ये दिख रहा होगा और नीचे दिख रहा होगा 2 मेंबर्स, वहां पे एड्रेसी वर्ड नहीं लिखा होगा। समझ गए ना, इंग्लिश के पैराग्राफ चल रहे हैं, कहीं आप लिख दो टू एड्रेसी, क्योंकि छोटे छोटे डाउट्स आ जाते होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टू एड्रेसी में ये आपको आ गया कि किसको अपने रिपोर्ट सौंपनी है। तो कह रहे हैं लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जनरली शेयर होल्डर या टीसीडब्ल्यूजी को, बाय चांस शेयर होल्डर नहीं है, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में तो टीसीडब्ल्यूजी या कंपनी ऑडिट को सौंपते हो, तो वैसा ही है। तीसरा है ऑडिटर्स ओपिनियन, इसको लिखो अमेंडमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की। प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को पता ही नहीं है सीए को कि ये ओपिनियन इधर है। पहले क्या होता था, अब से 2 साल पहले और 1 साल पहले, ये जो ओपिनियन है ना ऑडिटर ओपिनियन, इसी के लिए हम मर रहे हैं, पहले याद रखना, इसी के लिए हम सारा कुछ जी मर रहे हैं। ऑडिटर का ओपिनियन, पहली लाइन क्या पड़ी थी 700 सीरीज में, ओपिनियन देना है ना, ये वो ओपिनियन है, ये वही ओपिनियन है। क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है तो मेरे को बताना पड़ेगा ना क्लीन है कि मॉडिफाइड है। पहले ये 5वें नंबर पे आ रहा होता था, तो पिछले साल अमेंडमेंट आई, बोला कि शेयर होल्डर्स के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का इतना, ऐसे करो ऊपर टाइटल और एड्रेस ही डाल के सबसे पहले अपना ओपिनियन ही दे दो, सब ट्रू और फेयर है कि नहीं, उसके बाद वो नीचे पढ़े भी ना चल जाएगा। अदरवाइज पहले नीचे आ रहा होता था वो 2-3 लाइनों के बाद, मतलब 4थे-5वें एलिमेंट्स पे। तो अपना पीछे पेज टर्न करो, देखो ऑडिटर ओपिनियन है, और ऑडिटर ओपिनियन में देखो लैंग्वेज क्या है, देखो पढ़ के देखो, ट्रू और फेयर व्यू आ रहा होगा। मन में पढ़ो। तो ओपिनियन सेक्शन, सबसे पहले मैं अब आपको पॉइंट्स कवर करवाता हूँ। ओपिनियन सेक्शन क्या है? ओपिनियन सेक्शन ऑफ, आ जाओ प्रोविजंस पे, आ जाओ प्रोविजंस पे आ जाओ। ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो कवर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द एंटिटी, सबसे पहला यानी कि एंटिटी का नेम, साथ साथ लिंक करते चले जाओ, वहां पे एंटिटी का नेम है, देखो एफ स्टैंड अलोन एफएस ऑफ, तो यानी कि ऑडिटर का मन थोड़ी था, ये तो एसए ने बता दिया कि भाई नेम भी लिख देना। तो पहला एसए ने क्या बताया है, जब भी ओपिनियन पेश करोगे एंटिटी का नेम आना चाहिए। दूसरे में बोला ये भी बता देना एफएस हैव बीन ऑडिटेड, कि आपने ऑडिट किया है, तो देखो वहां पे लिखा होगा वी हैव ऑडिटेड, है वर्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट यानी कि टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट P&L और बैलेंस शीट होता है। टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट यानी कि, और वहां पे देखो उसी पैराग्राफ में है वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट एंड P&L। आ रहा है मजा? रेफर द नोट्स, नोट्स भी रेफर कर देना, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो भी देखो पीछे आ रहा होगा पैराग्राफ में, आ रहा है, ठीक है। एंटिटी का नेम आ गया, वी हैव ऑडिटेड का नेम आ गया, एफएस के एलिमेंट्स का नेम आ गया, नोट्स टू अकाउंट्स का नेम आ गया। ई डेट ऑफ पीरियड देखो आ रहा होगा वहां पे कि इस साल की ऑडिट है, ये इस साल की एफएस है 31 मार्च की या ईयर की जो भी। तो 5 पॉइंट ओपिनियन में इन्होंने क्या कवर करने हैं, एंटिटी का नेम, बैलेंस शीट ऑडिटेड, ठीक है, एफएस के एलिमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स,
या अकाउंटिंग पॉलिसीज, और पांचवा डेट। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है, अनमोडिफाइड ओपिनियन को लिखो दैट इज क्लीन ओपिनियन। तो क्लीन ओपिनियन यानी कि लिखो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू दैट इज एफपीएफ। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले में ये वाला वर्ड आया नहीं था, अब यहाँ पे ये वर्ड भी आ गया। चलो जी आगे। उसके बाद है बेसिस। कितने हमारे एलिमेंट्स हो गए ऑडिट रिपोर्ट के? ऑडिट रिपोर्ट के 3 एलिमेंट नहीं 3 हुए, टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, सीरियल वाइज बोलने हैं। तो आप अपनी तरफ से वहां पे लिख देना दिस इज फॉर्मेट एंड लर्न सीरियल वाइज। चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। ये 80C की वो डिडक्शंस नहीं है, पहले कोई पढ़ लो फिर कोई पढ़ लो। ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, सेम बैलेंस शीट में पढ़ते हो ना, नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स, वैसा ही है। पहला क्या आया था? टाइटल, सेकंड, थर्ड ओपिनियन। थर्ड में ओपिनियन, भाई ओपिनियन तो बात ही खत्म करो। उसके बाद नीचे जो शेयर होल्डर्स है वो पढ़े ना पढ़े। उसके बाद है बेसिस। बेसिस का मतलब क्या होता है? उसका जो ओपिनियन आप ऊपर दे रहे हो ना उसका रीजन बताओ। बेसिस को लिखो दैट इज रीजन ऑफ अबव ओपिनियन। तो ये हो गया आपका रीजन। तो कह रहे हैं एक सेक्शन इंक्लूड कर देना ऑडिट रिपोर्ट में, तो सेक्शन नंबर आ गया 4th, बेसिस ऑफ ओपिनियन। इसको हम लिखते हैं बीओपी, बेसिस ऑफ ओपिनियन। वैसे बनता तो बीओ है लेकिन याद करने के लिए बीओपी बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले बीओपी में ये बताना है कि हमने जो ऑडिट किया और ओपिनियन दिया ना ऊपर, एज पर